हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस दरबार। इस डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 जुलाई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स आते हैं, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी लॉट ऑफ थिंग्स। एंड एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि प्लीज़ कमेंट और बढ़ाएं, आप लोग एटलीस्ट आंसर किया करें। आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के आपको दिया जाता है और आप लोग उसको देख लेते हैं, उस टाइम पे उसका आंसर भी अपने मन में दे देते होंगे, दैट्स ऑल फाइन। बट जब आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं तो उससे दो फ़ायदा होता है। एक तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपने इतनी मेहनत की, दूसरा आपके मेमोरी में जो फैक्ट है वो काफ़ी दिनों तक रहता है। जैसे कल अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यूएन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर के ऊपर, तो आप जब उसका आंसर कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, जितने लोगों ने किया है उसका आंसर, उन्होंने एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचा होगा कि क्या स्टेटमेंट था, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ वो ध्यान दें, क्योंकि आगे चल कर के आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा वहाँ पर फ़ायदा हो सकता था। आइए कोटेशन से शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। टू बिलीव इन समथिंग एंड नॉट लिव इट इज डिसऑनेस्ट। महात्मा गांधी का ये कोटेशन है। एथिक्स में ऐसे कोटेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ में जब आप बिलीव करते हैं, जैसे कि अगर आप नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं लेकिन आप वायलेंस का बिहेवियर अपनाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये क्या हुआ, एक तरीके का डिसऑनेस्ट हुआ। तो आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, आपका एक्ट और आपका बिलीफ वैसा ही होना चाहिए। आपका जो खुद का एक्शन है वो उसी तरीके का होना चाहिए। आपको उसी आइडियोलॉजी में जीने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो आपकी सोच और आपके तरीके में बीच में सामंजस्य को नहीं बैठा पाता। तो इसको एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं ऐसे कोटेशंस को। आई होप आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे एक जगह पर। और पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया था आईएएस दरबार जो टेलीग्राम चैनल है। पहले वो स्टेप अप आईएएस के नाम से था, बाद में उसको अभी हमने अपग्रेड कर दिया है आईएएस दरबार के नाम से। तो जिन्होंने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आईएएस दरबार सर्च करेंगे, आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा और वहीं पर सारे पीडीएफ को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन में हम लोग कोटेशन को देख चुके हैं। आज 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एक अलग पर्सपेक्टिव से आर्टिकल को लिखा गया है। आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो भी अभी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले हैं इस दौरान, जैसे कि चाहे वो कॉर्नल दवाई हो या अदर इश्यूज हो, उसको उठाया है राइटर ने। एंड इसके अलावा एक आर्टिकल पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है कि पार्लियामेंट में जो सेशन अभी बंद है उसको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और उसके से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं पॉलिटी के बेसिस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस के ऊपर है, और वहाँ की जो या कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या अज्यूम कर रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, और एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, उम्मीद है लिख रहे होंगे। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रोज की तरह दिए गए हैं और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग चेक करेंगे विद लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड्स। तो ये आपको काफ़ी आगे चीज़ों को समझने में मदद करेगा। यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे। यूएनएससी पे कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे गए हैं। पार्लियामेंट सेशन का कुछ जो बेसिक फैक्ट है दैट विल डिस्कस। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन की हम बात करेंगे। इसके अलावा कई सारे फैक्ट्स आर्टिकल में डिस्कशन के दौरान आपको मिलेगा। हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स, ये एक आर्टिकल है। आयुर्वेदा डिजर्व्स बेटर, तीसरा आर्टिकल है। अनलॉक द हाउस, आज न्यूज़ को स्किप किया गया है तो सॉरी फॉर दैट। जो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हो सकता है मैं कल अपलोड कर दूंगी। आज चूंकि इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम थी तो इस पूरे वीडियो को बनाने में इतना समय लग गया और न्यूज़ को स्किप करना पड़ा। तो इसको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसको हम लोग कल ले लेंगे अपने सेशन में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं आंसर राइटिंग के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी इससे आप जब आंसर को लिखेंगे तो आपके भी पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे, क्योंकि आयुर्वेदा अभी न्यूज़ में आ गया। कोरोना वायरस ने ऐसे ऐसे टॉपिक को न्यूज़ में उठाया है जिसको कि आप आसानी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। माइग्रेंट लेबर से लेकर के इकोनॉमी की चरमराती हुई हालत, और अब आयुर्वेदा का न्यूज़ में आना बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। जैसे आपको मालूम है कि कोविड-19 को टारगेट करने के लिए कोरोनिल बनाया था बाबा रामदेव की कंपनी ने, लेकिन हालांकि उसमें कुछ फ्लॉ है। और जो उन्होंने लिखा था कि ये क्योर करने की दवाई है, उसको हटाने को कहा गया सरकार की तरफ से। तो ये सारे जो डिबेट डिस्कशंस है उसके बाद अराइज हो गए, तो आयुर्वेदा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो उन्हीं सारी बातों को जो भी आपके दिमाग में है, जो आज डिस्कशन के दौरान आपको पता चलेगा, सबको आप लिखेंगे एक जगह पर।
और दूसरा क्वेश्चन होगा आपसे कि पेंडेमिक के दौरान जो ग्लोबल ऑर्डर जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसमें क्या चैलेंजेस हैं, कितना चैलेंजेस हैं, इन सभी को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज का, चूंकि शुरुआत में ही क्वेश्चन को देख लीजिए, आप इसका आंसर करेंगे डिस्कशन के बाद, क्योंकि डिस्कशन में आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यूएनएससी के ऊपर। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, वीटो पावर से जुड़ा हुआ सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आपको आंसर करना है, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। दूसरा सवाल एडजर्नमेंट पर है, क्या होता है, इससे जुड़े हुए 3 फैक्ट आपसे पूछे गए हैं। तीसरा सवाल आपसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ये सारे ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं या इनमें से कोई एक है जो स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये सोच करके आपको बताना है, ठीक है। और अंत में सवाल है, एक मैच करना है यहाँ पर आपको एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में। तो ये सारा पार्लियामेंट वाले सेशन में भी हम लोग देखने वाले हैं। इसका आंसर आप बताएंगे कि सही तरीके से मैच है या फिर नहीं है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। फीचर्स हैं कुछ कोचिंग के, जिसमें कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम आपको दिया जाता है, क्लासरूम फीचर्स आपको दिए जाते हैं, ऑनलाइन अभी सारी सुविधाएं मौजूद हैं आपके पास। तो जिनको ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, दिल्ली नहीं आ पाते हैं, अब उनके पास ऐसा कोई बहाना है नहीं, क्योंकि अब सभी कोई ना कोई अपने घर में ही जाके तैयारी कर रहा है। और जो अभी भी आलस्य कर रहे हैं, तैयारी को शुरू नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो अवेयर हो जाएं, आप तैयारी को शुरू करो, क्योंकि एक कंफर्टेबल जोन से बाहर आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये आपके साथ भी होता होगा, ये हमारे साथ भी होता है कि हम अपना एक जोन क्रिएट कर लेते हैं और फिर जब कोई भी नई चीज़ की तरफ हम जाते हैं, एक नया चेंज आता है, बदलाव आता है, तो दिमाग उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और इस बात से हमें अवेयर होना पड़ेगा कि कहीं हम उस कंफर्टेबल जोन में तो नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। यूपीएससी में आईएएस बनना एक सपने की तरह होता है और एक बहुत ही प्यारा सा ड्रीम होता है। अगर आप में से किसी का वो ड्रीम है तो आप अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है जाहिर तौर पर, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अगर मुझे ये बात समझ में आ जाएगी तो जाहिर तौर पर हमें मुश्किलें नहीं आएंगी और हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो जो भी लोग अभी डिमोटिवेट थे या फिर उनको एनर्जी नहीं आ रही है पढ़ाई शुरू करने की, वो प्लीज़ अवेयर हो जाएं, जाग जाएं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो 8750069449 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो आयुर्वेदा पर होगा। मधुलिका बैनर्जी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है आयुर्वेदा में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करती हैं और काफ़ी कुछ अच्छे फैक्ट्स एंड डिटेल्स को उन्होंने रखा है आयुर्वेदा को लेकर के। इनका मानना है कि डिजर्व्स बेटर, जो अभी स्थिति आयुर्वेदा की है उससे ज़्यादा अच्छी इसकी स्थिति होनी चाहिए थी। सोशल जस्टिस में आप इसको ऐड कर देंगे हेल्थ वाले सेक्शन में, और हेल्थ में ही ये आयुर्वेदा भी आ जाएगा। उससे जुड़े हुए जो भी इश्यूज वगैरह हैं वो सब यहीं पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोरोनिल जो दवाई बनाई गई उसको मार्केट में लाया गया और ये क्लेम किया गया कि ये क्योर करेगा किसको, कोरोना वायरस कोविड-19 को। और उसके बाद ऑब्वियसली एक खुशी का माहौल भी था, लेकिन उसके बाद इस पर कुछ विवाद हुआ, बात उठी और सरकार ने इनको ये क्लियर कट कहा कि आपने इसमें जो क्योर लिखा है ये मेंटेनेंस हो सकता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे क्योर का दावा नहीं कर सकते। और फिर कोरोनिल ने जो क्योर का दावा था उस दावे को वापस ले लिया कि इसे क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली आयुर्वेदा की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही यूनिक होती हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बॉडी इसके साथ इसकी जान पहचान होती है बॉडी की। तो आयुर्वेदा मेडिसिन का अपना एक अलग ही कैरेक्टर होता है जो इंसान को समझना चाहिए। लेकिन चूंकि आज अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हुआ हमारे हिस्ट्री में, कैसे भारत में जो पूरा सिस्टम था जो मेडिसिन का, हेल्थ का, वो कितना एनरिच था, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर बाकी लोग आते हैं, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक समय अब ऐसा आ गया कि आज हमारे सामने आयुर्वेदा पर बहुत कम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, बहुत कम लोग उस तरफ जा करके जाना चाहते हैं। लोग क्विक इलाज में भरोसा करते हैं और क्विक इलाज कहाँ पर होता है, एलोपैथिक में होता है।
और वहाँ पे आप जाते हैं, आपको पैरासिटामोल की गोली मिलती है और आप फटाफट से ठीक हो जाते हैं, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन उसने क्या किया, बॉडी को उतना ही वल्नरेबल भी बनाया है। ये बात सच है। हालांकि आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, बट आप इस बात को आपको समझना होगा कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसके बॉडी उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होती है। तो बॉडी को भी अलग से फाइट करना पड़ता है उस मेडिसिन को, कोई भी जो आप ड्रग लेते हैं उसको आपको अडेप्ट करने में। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, टर्न्स आउट दैट द ड्रग हैड फेल्ड टू मीट बोथ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जो आयुर्वेदा में जो कॉर्नेल बनाया उन्होंने, उनकी कंपनी ने, पतंजलि ने, तो वो दोनों ही मैनर में साइंटिफिक प्रोटोकॉल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दोनों को ही पूरा करने में वो फेल रहे और नतीजा आपके सामने आ गया है। तो क्या ये जो हुआ वो सही था और ये कैसे हुआ? तो इनका कहना है कि आप जिस आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, इनका खुद का मानना है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को रिसर्च करते हुए देखा है, और ये जो हाजमोला या लिव 52 ये सब हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं डेली बेसिस में, तो ये एक आयुर्वेदा की ही देन है। जैसे आप जानते हैं ना, डाबर जो कंपनी है, हिमालय है, ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाती है। तो ये कहाँ से इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? इसके बाद ये बोलती हैं कि येस आई नो द अंडर बेली ऑफ आयुर्वेदा टू। अब ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेदा हम सोचते हैं या जिसकी हम कामना करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरी तरीके से खरे उतर रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ भी दिक्कत आ चुकी है बाकी सारे स्ट्रीम्स की तरह। जो BAMS है, ये इंस्टीट्यूट है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रिपेयर करती हैं, उनको रिसर्च में मदद करती हैं। तो इनका कहना है कि वो जो कुछ डॉक्टर हैं BAMS के, वो भी अब एलोपैथिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, अगर वही एलोपैथिक ड्रग को प्रैक्टिस में ले आएगा तो फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन को कौन लेना चाहेगा? तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में फॉलो की जा रही हैं और उसकी वजह से जो आयुर्वेदा की डिमांड है वो लगातार कम हो रही है। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में वो आज इसके पास नहीं है। अदर वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा, कहते हैं आयुर्वेदा का अपनी एक दुनिया है, और एक बहुत बड़ी दुनिया है जितना आप सोच नहीं सकते। इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग जगह पर इसको प्रैक्टिस भी किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें कार्यरत हैं, पतंजलि, डाबर, हिमालय। एंड द वर्ल्ड इज वाइब्रेंट, हैज इंटीग्रिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ नोन, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। और इसका ऑब्वियसली डाबर वगैरह की जो चीज़ें आती हैं बहुत ही अच्छी आती हैं, आप इसको यूज़ भी करते होंगे। तो इसकी अपनी एक दुनिया है, बट लैक ऑफ रिसर्च समहाउ, दिक्कत कहीं ना कहीं है, रिसर्च में कमी है। ट्रेडिशन इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट। अब जो आयुर्वेदा को जो रिसर्च नहीं करता या जो उसके बारे में जानता नहीं है, वो उसको ऑब्वियसली डिस्क्राइब नहीं कर सकता पूरी तरीके से। तो इसके जो गूढ़ रहस्य हैं उसको हम तभी जान पाएंगे जब इसमें और ज़्यादा रिसर्च कराया जाएगा। नाउ अदर और भी चीज़ें खुल गई हैं, जैसे और जब ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं, हेल्थ प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो उसमें यूनानी भी आता है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि लोगों को ठीक किया जाता है और अपना एक दायरा हमने बढ़ाया है। जैसे कि जब कॉलोनियल पीरियड यहाँ पर आया, वो लोग आए, तब उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पर इतना एलोपैथिक मेडिसिन को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके पहले जो हमारे ओल्ड सिस्टम थे हेल्थ सिस्टम में, उसको उन्होंने बाद में बाईपास करना शुरू कर दिया। तो हम फिर से वापस लौट रहे हैं अपने उन्हीं ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ, ट्रेडिशनल उपचार की तरफ, जिसमें कि यूनानी, आयुर्वेदा और सिद्धा आते हैं, और उसको और एनरिच करने की ज़रूरत है, उसमें और रिसर्च लाने की ज़रूरत है, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के विंडोज़ को और ओपन करना होगा, और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को और इसका दायरा जो है उसको बढ़ाना होगा। Now we say that do not follow the language and methodologies of the sciences. And इसमें the contrary to popular opinion that are thousands of Ayurvedic practitioners who are true to their education and confidently prescribed only Ayurvedic medicines. अब यहाँ पे कह रही है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वही लोग देंगे, वही लोग पूरी तरीके से सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन को देंगे जो कि जिन्होंने कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया होगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से पूरी की होगी। तो जिस तरीके से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनका देखते हैं कि वो MBBS हैं, वो MD हैं, उनका पूरा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद आप उन पर जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि भाई इनके पास इतनी सारी डिग्री है तो ये अच्छा डॉक्टर होगा। वैसे ही जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके पास भी जब वो कॉन्फिडेंटली अच्छे से पढ़ाई करते हैं तभी वो
सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करेंगे और वो कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने इलाज को लेकर के। तो एक साथ ये बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि कितना इसमें इस हर चीज़ में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पेशेंट का सपोर्ट मिलना हो चाहिए इसमें, और लोगों को अवेयर करना होगा रिगार्डिंग दिस मेथडोलॉजी, दिस कल्चर। एंड डिस्पाइट आयुर्वेदिक नॉलेज being rooted in different philosophies, teacher have found ways of keeping up the process of adapting learning from text to contemporary education, fitting into the modern classification of autonomy, physiology and hyper speculation deeper level। तो अल्टीमेटली ये बता रही हैं कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो पेशेंट हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उन सभी को इस पर ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा और ट्रूली अपनी पढ़ाई को, इस ट्रेडिशन को आगे लेकर के जाना होगा। यहाँ पर जो सेल्फ स्टीम है आज के डेट में बहुत लो हो गया है। जैसे कि आप अपने आप में सोचें कि जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो कि एलोपैथिक की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और जस्ट इमेजिन कि वो भी पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है बड़े बड़े कॉलेजेस से, मेडिकल फील्ड में आप जानते हैं एम्स है और मौलाना आज़ाद है, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो और दूसरा जो स्टूडेंट है वो हिमालयन किसी इंस्टीट्यूट में या फिर आयुर्वेदिक का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से पढ़ाई कर रहा है। अब जब वो दोनों स्टूडेंट अपने घर पर जाएंगे तो उनके जब रिश्तेदार आएंगे तो आप खुद इमेजिन करेंगे कि किनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो एलोपैथिक डॉक्टर बनने वाला है, जो एक बड़े अच्छे से कॉलेज से पढ़ रहा है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो समहाउ क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर एक कहीं ना कहीं लो स्टीम डेवलप होता है, सेल्फ लो स्टीम हो जाता है, और वो उनको लगता है कि अगर हमने इस आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई की, आयुर्वेदा के फील्ड में पढ़ाई की, तो इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको लोग उस तरीके से अपनाएंगे नहीं जिस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर्स को अपनाते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ट्रेडिशनल कोई भी मेथडोलॉजी है, चाहे वो हेल्थ की मेथडोलॉजी हो, अदर मेथडोलॉजीज हो, जिस पर कि भारत जाना जाता था अपने पुराने समय में, आज उसको लोग अपनाने से डरते हैं, बिकॉज आज जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है हमारे माइंडसेट पे, और लोग क्विक रिकवरी चाहते हैं हर चीज़ में, क्विक रिजल्ट चाहते हैं हर चीज़ में। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में भी हैं तो यहाँ पे भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 1 महीने पढ़ाई की, बिना किसी आंसर राइटिंग के, बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए मैं जाऊं और मैं एग्जाम दूं और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जब भी कहीं पर सफलता पानी है तो वहां पर आपको समय देना होता है, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, बिना किसी की बात को सुने हुए आपको बस अपनी दिशा में आगे बढ़ना होता है। अपनी दिशा को ये चेक करना होता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं हैं। तो सेम चीज़ ऐसे स्ट्रगलिंग फीचर्स के साथ भी है यहाँ पर। अब गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, जिस तरीके से कई सारे ऐसे अशोक वैद्य हैं, कई सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत ही कमेंडेबल काम किया है इस फील्ड में, बहुत अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले की है कि आयुर्वेदा के फील्ड में और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च हो पाए, इसमें इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि कोई भी सेक्टर तभी एक्सप्लोर कर पाएगा जब उसका साथ गवर्नमेंट देगी, राइट। जब गवर्नमेंट उसमें फंडिंग देगी, उस प्रोसेस लेकर के आएगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, तब जा करके हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर जो है वो एक्सप्लोर करेगा। सेम गोज विद आयुर्वेदा। बट बहुत सारे ऐसे वैद्य रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि वो इसको एलेबोरेट कर पाए, वो उसको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, जो आज ये है उससे आगे लेके जा पाएँ। और ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रगल इसके लिए उनको करना पड़ा है अभी तक। और इनका कहना है कि इसमें और ज़्यादा जो भी डॉक्टर, टीचर्स, रिसर्चर्स हैं, सबको आके अपना रोल प्ले करना होगा, उनको कम्युनिकेट करना होगा। क्योंकि यहाँ जो आयुर्वेदा है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं होता है, बस बात इतनी सी है कि उस साइंस को आपको लोगों को बताना है, हाउ इट विल ट्रीट। आज जो प्रॉब्लम आई है वो किस चीज़ की आई है, वो मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत वहाँ पर हुई है। जो जैसे क्या कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसमें, जैसे इसमें क्या होता है आयुर्वेदिक में, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं या पेड़ के छाल होते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत ही क्रेडिबल सा तरीका होता है जिसको इस्तेमाल करके और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि उसको बता पाना बहुत मुश्किल होता है पब्लिक डोमेन में या साइंटिफिक तरीके से कि भाई हाउ इट विल वर्क। तो अब उसको सीधे तौर पर बताने की ज़रूरत है कि आप कैसे इसको मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से इसका रिजल्ट मिलेगा, और उसमें क्या और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को एड ऑन करके हम
इसको एक रिजल्ट की तरह लेके आ पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आगे बात करते हैं कि दोनों, जैसे एक एलोपैथिक है या फिर आयुर्वेदा है, दोनों के बनाने का तरीका अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होता है, पैकेजिंग और पोजिशनिंग, प्राइसिंग, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसको किसी एक मापदंड पर तौल करके नहीं देखा जा सकता। जब दोनों का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल डिफरेंट है, दोनों का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, तो फिर दोनों को एक साथ कैसे तौला जा सकता है किसी एक तराजू पर। तो ये यहाँ पे कहते हैं, नाउ द आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू FMCG एंड सोल्ड एज वेल और इवन बेटर द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो कई सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवाइयाँ बनाती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा काम हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो कंपनियां बनाती हैं वो कर रही हैं, और बहुत ही कम प्राइसेस पर वो उसको बेच भी रही हैं। लेकिन इस चीज़ को आगे कंसीडर नहीं किया जा रहा है, और सेम चीज़ पर उसको तौल करके और फिर हम मार्केट में आने से रोक रहे हैं, या जो भी फंडामेंटल फ्लॉज है उसको बीच में लाया जा रहा है। कंक्लूजन में इनका ये कहना है कि आयुर्वेदा डिजर्व्स बेटर। आयुर्वेदा को अभी यहाँ पे कुछ और भी डिस्कस करती हैं कि रामदेव सिविर का ये एक आया था केस, जहाँ पर कि ये लेंसेट ने भी क्लियर किया था। लेंसेट जो जर्नल है, काफ़ी जानी मानी जर्नल है, उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया था फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि वो इसको रिलायबल है ये डाटा पब्लिश करें, और उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसको भी उन्होंने क्लियर किया था आगे चल करके। तो ये कहती है कि आयुर्वेदा के साथ फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों होता है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो अनएथिकल मैनर में पब्लिश कर दिए जाते हैं, फिर आयुर्वेदा को, जबकि वो बिल्कुल सही है, एथिकल है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर, उसके एनेबल्स के बेसिस पर क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो इट डिजर्व्स बेटर, और इसकी जो पोजीशन है वो इसको मिलनी चाहिए। ये इंडिया का अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, और इसको कैसे आगे लेके जाना है, जाहिर तौर पर ये इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पेपर 2 में एसोसिएट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। हालांकि यहाँ पर हम अलग अलग फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में यूएन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको मालूम तो होगा ही, फिर भी एक ओवरव्यू। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में इसको बनाया गया था, और आज 193 मेंबर स्टेट इसमें टोटल आते हैं। ठीक है, इसको जाहिर तौर पर क्यों बनाया गया था, ताकि जो वेरियस ऑर्गेन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो पूरी दुनिया में जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट हैं या पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो काम कर पाए। तो फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को डिलीवर कर पाएँ, जैसा कि आपको पता है पीस कीपिंग फोर्स भी है यूएन के पास, WHO भी है यूएन के पास, तो हर चीज़ को कैसे आगे लेकर के जाना है, हेल्थ तक ये इसका काम होता है। मेन ऑर्गन में कौन कौन है यूएन के, याद रखिएगा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, और इकोसोक इसका शॉर्ट फॉर्म है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। ये इसके 6 मेन ऑर्गन है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1945 में ही। ये आपको याद रखना है, कई बार से क्वेश्चन बनते हैं। अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में जिक्र करते हैं राइटर यूएन के सेक्रेटरी जनरल की। इनके बारे में बताते हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए इस दौरान, जब से लॉकडाउन आया उसके पहले, तो ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, और इन्हीं को टारगेट करके ये कहते हैं कि इन्होंने 4 इश्यूज़ का जिक्र किया था जब 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी जनवरी 22 को यूनाइटेड नेशंस की। तो उसमें इन्होंने 4 इश्यूज़ को जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कहीं ज़्यादा हैं, क्लाइमेट क्राइसिस है, ग्लोबल मिसट्रस्ट बढ़ रहा है, और साथ में डिजिटल वर्ल्ड का भी अपना एक डार्क साइड है। तब इनको ये बात नहीं पता थी कि अभी एक और डार्क साइड आने वाला है, वो है कोरोना वायरस। एक्चुअली में उसके पहले से ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हो चुका था, क्योंकि नवंबर के महीने से ही चाइना में ये स्प्रेड होना शुरू हो गया था, और जनवरी के बाद आते आते ये पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। तो ये जो कोरोना वायरस क्राइसिस है, इसने कैसे और चीज़ों को हाईलाइट किया, ये आर्टिकल में ये लिख रहे हैं। नाउ द रिक्वायर्ड प्लानिंग, इनका कहना था कि ऑब्वियसली इसने जो ये 4 इश्यूज़ हैं इनके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, और उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत है। अब नॉट बैड फॉर एनवायरनमेंट। अब कोरोना वायरस जब से आया तो लोगों ने क्या कहा कि ये एनवायरनमेंट के लिए बुरा नहीं है। क्यों?
क्योंकि कार्बन एमिशन जो है वो कम हो रहा था, 17% तक नीचे चला गया था कार्बन एमिशन, ये जब कंपेयर किया गया लास्ट ईयर से। फिर 5% तक और ये कम गया जून के महीने में 2019 से जब डिस्कस किया गया कि 2019 के जून में कितना था, तो वहाँ से 5% कम था कार्बन एमिशन 2020 में। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एनवायरनमेंट के लिए भाई ये वायरस जो आया ये नुकसानदेह एनवायरनमेंट के लिए नहीं था, ह्यूमन के लिए तो कितना है ये आप जान ही रहे हैं। दूसरा कि अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट के गोल को पूरा करना है तो उसके लिए हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वार्मिंग लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि जब से लॉकडाउन खत्म होकर के अनलॉक की सिचुएशन में हम गए हैं तो फिर से जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है वो आना शुरू हो गया है। तो इट्स अगेन गिविंग द थ्रेट कि अभी भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। नाउ द डिजिटल सेवियर। अब देखिए जो डिजिटल वर्ल्ड जिसके बारे में डार्कनेस की बात कर रहे थे, तो शुरुआत में अभी जब कोरोना वायरस क्राइसिस आता है तो इस क्राइसिस ने इसको एक सेवियर की तरह बताया, मतलब वो चीज़ जो आपको बचा सके। साइबर स्पेस अगर ना होता तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, फिर जो ये वायरस है ये और ज़्यादा स्प्रेड होता। तो हमने वर्चुअल लेवल पर कम्युनिकेशन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातें की, अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू लोगों ने जॉब अपना हैंडल किया, लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए फटाफट से, राइट। इसके अलावा जब आपको पेमेंट करने की कहीं बारी आई तो आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से कई सारी जगहों पर वायरस स्प्रेड होने से बच गया और लोगों का काम जो है वो चलता रहा। कुछ ऐसी कंपनीज हुई जिन्होंने काफ़ी प्रॉफिट भी गेन किया, जो साइबर स्पेस को यूज़ कर रही थी, अमेजोन वगैरह, उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला इससे। साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड, हाँ बिल्कुल सही ये बात है ये कि इसका जो डार्क साइड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलफुल है, और इसी दौरान साइबर का फ्रॉड भी बढ़ा। ये बताया गया कि 6 महीने में ये जो फ्रॉड है साइबर एसोसिएटेड ये बहुत ज़्यादा हो गया। एंड द कोरोना क्राइसिस practically guarantees that we will see the largest cyber attack ever in the 6 month। 6 महीने में लार्जेस्ट साइबर अटैक भी हुए। तो एक तरफ जिसने जो कि लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, सपोर्टिव रहा, वहीं दूसरी तरफ ये काफ़ी खतरनाक भी रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन का आप जिक्र करते हैं। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन में आपको मालूम है यूएस और चाइना का रिलेशन जो है वो टेंशन भरा था बहुत पहले से ही, लेकिन क्राइसिस के आने के बाद इसने और इसको एग्जगरेट कर दिया, डिटोरिएट कर दिया कंडीशन को। बिहेवियर ऑफ चाइना इन मैटर्स रिलेटिंग टू ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी और फिर इंडिया चाइना बॉर्डर। चाइना ने हर एक जगह पर जो टेंशन का माहौल था उसको क्रिएट कर दिया, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर इंडिया चाइना का बॉर्डर हो। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक सिचुएशन आया था पूरे विश्व में, जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि हर तरफ जो है उसको शांति को मेंटेन किया जाएगा, पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, आज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, आज ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ही एकजुट हुआ करते थे, ईयू को एक यूनियन की तरह देखा जाता था, इस वायरस ने, इस क्राइसिस ने उनको भी अलग थलग कर दिया। लोग नेशनल लेवल पर काम करने लग गए, तो कंट्रीज अपने आप को बचाने में लग गई, ईयू की अलग अलग कंट्रीज। वहीं नॉर्डिक रीजन में नॉर्वे ओपनड इट्स बॉर्डर टू द रेस्ट फ्रॉम रीजन बार स्वीडन। तो वहीं पर कुछ ऐसे देश जो नॉर्डिक रीजन जो कि बहुत एकजुट रहते हैं, हमेशा बहुत कोऑपरेटिव मैनर में रहते हैं एक दूसरे के साथ, उन्होंने भी कुछ देशों को बाहर किया क्योंकि इन्फेक्शन रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और ग्लोबल लेवल पर थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 90 ऐसे गवर्नमेंट्स थे जिन्होंने कि अपने यहाँ से मेडिकल सप्लाईज को रोक दिया, एक्सपोर्ट्स, फूड एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस दौरान हमें देखने को मिला कि एयर, सी और लैंड हर लेवल पर जो रिस्ट्रिक्शंस लेवल है उसको बढ़ा दिए गए, और ये कहीं से भी कोऑपरेशन का एग्जाम्पल तो नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट बढ़ना शुरू हुआ और सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से। कोरोना क्राइसिस ने पूरी तरीके से इफ़िशियंसी को सेल्फ इफ़िशियंसी पर शिफ्ट कर दिया। जापान अब कंपनीज को पे कर रहा है ताकि वो रीलोकेट हो सके चाइना से। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कहते हैं कि वो अपने आप को फुल इंडिपेंडेंट बनाएंगे मेडिसिन के मामले में ईयर एंड तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वो सेल्फ रिलायंस बनाएंगे भारत को, वोकल फॉर लोकल का नारा दे रहे हैं। यूएस के बारे में आप जान ही रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं, वीज़ा को बैन कर देना, रोक देना, बाहर के लोगों को ना आने देना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर चल रही हैं और लैक ऑफ ट्रस्ट को शो कर रही हैं। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि 75 ईयर्स तो हमने पूरे कर लिए यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन आज की जो स्थिति है, एक वायरस, एक क्राइसिस, एक पेंडेमिक, इसने हर चीज़ को अलग थलग करके रख दिया। तो अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर है, अब एक नया वर्ल्ड है, और इस नए वर्ल्ड में नई तरीके की पॉलिसीज़ और जो आगे का पाथवे है उसको तैयार करना पड़ेगा, और इंडिया को भी अपने आप को इसमें अपना एक रोल प्ले करना होगा। इसको भी रूल शेपर की तरह काम करना होगा रैदर देन रूल ट्रैकर। मतलब हमें अपना एक रूल बनाना है, अपना जो पाथ है वो खुद निर्धारित करना है, ब्लूप्रिंट्स तैयार करने हैं, ना कि वही इंस्टीट्यूशंस जिनकी बात बाकी लोग ना मान रहे हों, जिनका कि जो अस्तित्व है वो इस तरीके से डमाडोल सा दिखाई दे रहा है, आप उनको फॉलो करते जाएं। तो यहाँ पर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान करने की ज़रूरत है भारत को। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे अनलॉक द हाउस। इसमें हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे पॉलिटी से, पार्लियामेंट एसोसिएटेड जो भी फैक्ट है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट का जो सेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूजुअली ये 3 बार होता है, 3 सेशन होते हैं एक साल में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो कब क्या होता है मंथ, ये भी आप याद रख सकते हैं। 2 सिटिंग में होता है ये। एडजर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए, जब डिस्कशन को रोका जाता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए या कुछ वीक के लिए, तो वो एडजर्नमेंट में आता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस की होती है, याद रखिएगा। लेकिन प्रोरोगेशन में मामला अलग होता है। प्रोरोगेशन जब एडजर्नमेंट सिनेडाई हो जाता है, मतलब अनिश्चितकालीन के लिए जो डिस्कशन है, सेशन है, उसको रोक दिया जाता है, उसके बाद प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन में प्रेसिडेंट आते हैं और वो जो सभा है उसको स्थगित करते हैं। ये आर्टिकल 85(2) में मेंशन्ड है, ये भी आपको याद रखना है अगर प्रीलिम्स में फैक्ट बन जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और द प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ द सिटिंग, याद रखिएगा, ये टर्मिनेट कर देता है दोनों ही सिटिंग्स को। एंड अ फ्यू डेज आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सिने डाई, उसके जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होता है उसके बाद प्रेसिडेंट ये इशू करते हैं नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन का। एक नोट है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ऑल पेंडिंग नोटिस अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल, जितने भी नोटिस होते हैं जो पेंडिंग होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं प्रोरोगेशन के दौरान, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, इनका अल्टीमेटली ये कहना है कि भाई अब सेशन को शुरू किया जाए, क्योंकि प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अच्छा कितने लोगों को याद है प्रियम्बल? चलिए आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों को याद है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। उसके बाद कुछ बातें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो कितने लोगों को याद है प्रियम्बल? अगर याद नहीं है तो आज ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि प्रियम्बल जिसमें हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, किधर गए वो पीपल, किधर गए वो रिप्रेजेंटेटिव जो उनको लोग चुन करके लेके आते हैं। Now Parliament is considered the arena of debate and dialogue। पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशंस तो होने ही चाहिए और वो उसको शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, ही और शी रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री। जो लोग वहाँ पर MP MLA होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको कि कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन के बिना इन सभी को हटा करके रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनको चुना जाता है। और जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका दायित्व है कि वो अपने रूल को पूरा करें, उसको वो फॉलो करें, और जो स्पिरिट है जिसके द्वारा उनको वहाँ पर भेजा गया है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस सेफगार्ड्स को उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड पार्लियामेंट इज कंसीडर द एरेना ऑफ डिबेट, डायलॉग, डिसेंसी एंड डिस्कशन। तो इट शुड बी देयर इज़ नो गेन सेइंग द फैक्ट द कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद था, ऑब्वियसली सेशन भी बंद थे, और इस बीच में चीज़ों को ऑब्वियसली ये जो पेंडेमिक है वो और स्प्रेड ना हो,
सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, तो इसलिए इसको आगे इसको अडॉप्ट किया गया और कोई भी डिबेट डिस्कशन अभी नहीं हो रहा था। In the wake of pandemic, a question has been in the air: How will Parliament resume the business? अब कैसे अपने बिजनेस को रिज्यूम करेगी पार्लियामेंट, ये सवाल काफ़ी जोरों पर है। फाइनेंस बिल की जब बात करते हैं, फाइनेंस बिल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कंट्री के फाइनेंस की बात करता है। अब उसमें टैक्सेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, बोरोविंग्स है, रेवेन्यूज़ है, सब कुछ इंक्लूड होता है। अब इस पर डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर डिस्कशन ना हो और इसको सीधे तरीके से पास कर दिया जाए तो ये जाहिर तौर पर एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है और ये अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। तो क्योंकि जब से 23 मार्च से जब से प्रोरोगेशन को लाया गया हाउस में, तब से कोई भी स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बनी जो कि कोई भी डिबेट डिस्कशन को कंटिन्यू कर पाए। एंड जैसा कि यूजुअली 3 सेशन होता है, मैंने आपको बताया, बजट, मानसून और विंटर सेशन। तो मानसून सेशन इज़ जनरली हेल्ड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। तो अब क्यों बात उठ रही है कि जुलाई शुरुआत हो चुकी है, अब वही सेशन शुरू होना चाहिए, मानसून सेशन, और वो कैसे होगा इसी पर अब बातचीत करनी होगी। अब यहाँ पे 3 ये तरीका बताते हैं कि पहला तो ये है दैट कैन बी यूजुअल मीटिंग सिटिंग विद द प्रिवेंटिव मेजर्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एमपीज। अब क्या है कि एक यूजुअल सा जो होता था कि जैसे सिटिंग होती थी, जैसे मीटिंग्स होते थे, वैसे ही उसको अडॉप्ट कर लिया जाए एंड एमपीज़ को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, जैसा कि इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन सभी ने अपनाया अपने अपने यहाँ पर पार्लियामेंट में। दूसरा ये है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है, जिसको कि इंडोनेशिया, वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका ऐसे देशों ने अपनाया इस मॉडल को। तीसरा हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल को हम अपना लें, दोनों ही मॉडल जो फर्स्ट एंड सेकंड हमने डिस्कस किया उन दोनों को यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाए, जो कि फिलिपाइन और यूके में अपनाया गया है। तो इनमें से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। 85(1) क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम बात करते थे प्रोरोगेशन की। प्रेसिडेंट आकर के ये कहते हैं कि जो सभा है वो स्थगित रहेगी इसमें, लेकिन ये है कि उनको समय समय पर आकर के लोगों को अवेयर करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में वो 6 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये कहते हैं कि आपको इस बात को भी अपने दिमाग में रखना होगा कि आप मैक्सिमम गैप 6 मंथ का ले सकते हो। 6 मंथ और 180 डेज विल elapse ऑन September 19। तो सितंबर 19 को 6 महीने आपके पूरे हो जाएंगे। द हाउस मस्ट बी समन्ड बिफोर द डेट, और इस डेट के पहले जो सभा है उसको बुलाई जानी चाहिए, उसको समन कर देना चाहिए। ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है जिनको उनको फॉलो करना होगा। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, और प्रेसिडेंट के द्वारा जो समन का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है उसको उनको इस्तेमाल करना होगा। ये सही समय है। सेशन इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द एडजर्नमेंट, और टर्मिनेट कैसे होता है, प्रोरोगेशन से होता है, एडजर्नमेंट से वो टर्मिनेट नहीं होता है सेशन, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ रूल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा गया है। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि पार्लियामेंट को रिज्यूम करने का समय आ चुका है। तो जो भी मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के उसको मेंटेन करते हुए, क्योंकि अभी चाइना अग्रेशन भी एक तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से जो ये मॉन्स्टर पेंडेमिक है ये भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमें हर चीज़ के बारे में सही तरीके से सोचना होगा। आपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया तो पार्लियामेंट को भी ओपन किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। भाई ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लें फटाफट। पहला क्वेश्चन था यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। याद रखिएगा सिग्नेटरी है इंडिया, लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो आंसर सी होगा इसका। दूसरा सवाल जीएसटी काउंसिल से था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका आंसर होगा, 3 स्टेटमेंट थे इसमें। अगला सवाल यहाँ पे भी जीएसटी से था, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका आंसर होगा। आई होप आपको याद हो गए सारे फैक्ट्स ये वाले। डी के बसु जजमेंट किससे संबंधित है, कस्टोडियल टॉर्चर से, जिस पर हमने कल आर्टिकल भी डिस्कस किया था। जिन्होंने कल का डिस्कशन नहीं देखा हो प्लीज़ वो लोग डिस्कशन को देख लें। और अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है दोस्तों, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने करते हैं, आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है, खास करके ऐसे समय में जब आपको बार बार एक भरोसा टूटता है कि ये फिर से शुरुआत हमें कहाँ तक ले जाएगी नहीं पता। क्योंकि जब आपने आगे बहुत अचीवमेंट कर लिया होता है, वापस से फिर आप ज़ीरो पे आते हो, ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है आगे जाने में। लेकिन एक उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, लेकिन आपका साथ मुझे दिखना भी तो चाहिए। आपके अगर कमेंट नहीं आएंगे, आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आप
अगर पसंद आता है और लाइक करना भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ हेल्प मी टू रिवाइव दिस चैनल अगेन, एंड फिर से हम लोग उतनी ही एनर्जी के साथ आगे और बढ़ें। इसके लिए आप प्लीज़ कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।